हेलो दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल। दोस्तों, अपील करना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस चैप्टर से संबंधित यदि आज तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो मेरा दावा है आपसे वो क्लियर होगा और ये चैप्टर आपको लंबे समय के लिए याद हो जाएगा और अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल को हम लोग अध्ययन के लिए क्यों लाते हैं। क्योंकि आपको पता है जीवधारियों के लिए जो वायु है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। बिना वायु के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसको कहाँ से उठाया गया है? देखिए दोस्तों, हमारे परितंत्र में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहले को हम वायु बोलते हैं यानी कि वायुमंडल, दूसरे को हम जल बोलते हैं यानी कि जलमंडल और तीसरे को हम स्थल बोलते हैं यानी कि स्थल मंडल। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जहां आपस में ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों जहां आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं जैवमंडल। यानी यहाँ पे जीवधारी पाए जाते हैं। जहाँ पे वायु, जल और स्थल तीनों पाए जाते हैं वहीं जीवधारियों का निवास होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण भागों के बारे में चर्चा की जाए जिसके बिना जीवन पूरी तरह से असंभव होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, तो वायु होगा। इसलिए स्पेशली इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वायुमंडल क्या है। दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का या वायु का विस्तृत फैलाव है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कीवर्ड गैसों का विस्तृत फैलाव, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का विस्तृत फैलाव है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये जो वायुमंडल है इसके निचले परत के अध्ययन को क्या कहते हैं और ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 2 शब्द है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वायुमंडल का जो निचला परत है, जब इस नीचे के परत का अध्ययन करते हैं तो इसको एरोलॉजी बोलते हैं। और जब ऊपर के परत का अध्ययन करते हैं यानी कि आयन मंडल और बाह्य मंडल जैसे भागों का, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। हिंदी भी बता देता हूं, इसका मतलब होता है ऋतु विज्ञान और इसका मतलब होता है वायु विज्ञान। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो एरोलॉजी बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, जिसका हिंदी में नाम है ऋतु विज्ञान। वहीं ग्रीक लैंग्वेज में इसके ऊपर के भाग के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, जिसका नाम है हिंदी वायु विज्ञान। दोस्तों, अब इस वायुमंडल के विभिन्न जो परत हैं, 5 परत हैं, इन 5 परतों के बारे में अध्ययन करने से पहले आइए हम आपको ये बताते हैं कि ये जो वायुमंडल है इसमें मुख्यतः किन किन गैसों का फैलाव है, कौन कौन सी गैसें इसमें पाई जाती हैं और कितनी कितनी मात्रा में संभवतः पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक मात्रा जिस गैस की पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20.93%। उसके बाद आपका पाया जाता है आर्गन AR, मैंने लिख दिया 0.93%। यहाँ से आपको 20 हटा देना है, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 93%। दोस्तों, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वायु में यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा
0.03%। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें ओजोन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.00 5 बार लगाइएगा 0 पॉइंट लगाने के बाद 4%, यानी कि 0.000004%। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये समझ में आया हो। अब हम चर्चा करते हैं वायुमंडल के परतों के बारे में, जो इसके 5 परत हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला जो इसका परत है यह है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। दूसरा जो इसका परत है वो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मैं इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों आजकल की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में मैं अक्सर देखता हूं कि जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं ना वो इंग्लिश में भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इंग्लिश का भी नाम याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज क्रमबद्धता के साथ याद करिएगा, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल यानी कि बाह्य मंडल। अब देखिए तीसरा जो इसका परत है ये मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल यानी कि बहिर्मंडल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फेयर, इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों ये वायुमंडल के 5 भाग हैं। अब यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए जो इसका पहला भाग है यानी कि क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, ये हमारे पृथ्वी के सतह से यानी समुद्र तल से 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, यहाँ पे मैंने 18 लिखा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई बढ़ती है और वो बढ़ के कभी कभी 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक हो जाती है, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक। दोस्तों दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे तथ्य वो यह है कि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, आंधी तूफान आना, वर्षा होना आदि, आंधी तूफान वर्षा होना, ये सभी यहीं पे घटित होती है यानी कि क्षोभमंडल में ही घटित होती है। तो याद रखिएगा मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं, बादल बनना, आंधी तूफान आना, वर्षा होना, ये सभी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। इसीलिए इसी क्षोभमंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं संवहन मंडल के नाम से? क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला याद रखिएगा, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर इसका जो ताप होता है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी कि तापमान में कमी होती है। यानी पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हर 165 मीटर में जो इसका तापमान होता है 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। याद रखिएगा दोस्तों इसको, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण कि हेलीकॉप्टर उड़ने की जो आदर्श दशा होती है वो यहीं पे पाई जाती है। आपने अगर कभी ये पढ़ा होगा कि वायुयान उड़ने की जो आदर्शतम दशा होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो समताप मंडल में पाई जाती है, सही है। लेकिन हेलीकॉप्टर की जब बात आएगी तो हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा दोस्तों? क्षोभ मंडल में ही उड़ेगा। तो दोस्तों ये इतने तथ्य थे जहाँ से
शुभ मंडल से प्रश्न बनते हैं। साथ साथ ये जरूर याद रखिएगा, इसको संवहन मंडल कहते हैं और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उसमें कमी आती है। दोस्तों आइए इसके दूसरे भाग के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ जो मौसम होता है बिल्कुल शांत होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मौसम बिल्कुल शांत होता है इसीलिए इसको शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती। तो दूसरी चीज, वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसी भाग में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और तीसरी चीज याद रखिएगा, सूर्य के परावैगनी किरणों से, अल्ट्रा वायलेट रेस से पृथ्वी की रक्षा करने वाले ओजोन लेयर यहीं पे पाई जाती है। ओजोन लेयर दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है और लगभग कहाँ, कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि 25 किलोमीटर ऊंचे से लेकर के 35 किलोमीटर ऊंचे तक, यानी पृथ्वी के सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ओजोन लेयर पाई जाती है। और यही ओजोन लेयर सूर्य के अल्ट्रा वायलेट हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, जीवधारियों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये था ओजोन मंडल। इसीलिए समताप मंडल का जो कुछ हिस्सा होता है इसको हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओजोन मंडल वायुमंडल के किस भाग में या किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। दोस्तों हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया कि प्रश्न अगर मान लीजिए ये बनता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की घटनाएं कहाँ से घटित होती हैं, तो मैंने आपको बताया मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी की सभी शुभ मंडल से घटित होती हैं। इसीलिए ग्रीन हाउस का जो बनना होगा, ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा? शुभ मंडल में होगा। यहाँ पे ग्रीन हाउस वाली प्रक्रिया तो चलती है, लेकिन सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा कहाँ होती है? समताप मंडल पे जो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ये करती है। अब दोस्तों ओजोन लेयर की जो ऊंचाई है वो मुख्यतः 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब हम तीसरा अध्ययन करते हैं, इसके तीसरे भाग की तरफ, तीसरे परत की तरफ, मध्यमंडल को, जिसको हम मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह 50 किलोमीटर से लेकर के, यानी समताप मंडल के खत्म होने के बाद 30 किलोमीटर अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं समताप मंडल 50 किलोमीटर पे खत्म हुआ और ये कहाँ तक फैला हुआ है? 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो क्या है? ये है आपका मध्यमंडल। और मध्यमंडल के बारे में आइए चर्चा कर लीजिए आप। मध्यमंडल क्या है? दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसीलिए हम मध्यमंडल को सबसे ठंडे मंडल के रूप में भी जानते हैं। मध्यमंडल को हम सबसे ठंडे मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर भी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं कुछ मात्रा में, उनका खात्मा कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो परत होती है ना ये बहुत ठंडी होती है, तो उसका 20 से 30% हिस्सा जो होता है यहीं पे समाप्त हो जाता है। शेष हिस्सा ओजोन परत के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम चौथे पर्त के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों केवल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है वो मुख्यतः 2-3 जगहों से बनता है। एक तो आप ये ले लीजिए कि इसका जो संगठन था वायुमंडल का, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैसें पाई जाती थी। दूसरा शोभ मंडल और समताप मंडल से यहाँ पे प्रश्न अक्सर करके देखने को मिलते हैं। मध्य मंडल में 1-2 चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है और इसको सबसे ठंडे मंडल के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं ये जो आयन मंडल है दोस्तों, ये आयन मंडल विस्तृत फैलाव है इसका 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक विस्तृत रूप से ये फैला हुआ है, जहां पे आयनीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यही कारण है दोस्तों कि जब यहाँ पे पृथ्वी से तरंगे भेजी जाती हैं तो तरंगे यहाँ से टकरा करके पुनः पृथ्वी पर वापस चली जाती हैं। यानी पृथ्वी से जब कोई किरणें, कोई तरंगें वायुमंडल की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ भेजी जाती हैं तो वो यही आयन मंडल से टकरा करके पुनः पृथ्वी पर वापस चली जाती हैं। और ये वापस आने का कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे आयनीकरण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों यानी कि बेतार संचार की जो प्रक्रिया होती है वो यहीं पे संपन्न होती है। खासकर कैसी किरणें? रेडियो एक्टिव तरंगें जो होती हैं वो यहीं पर भेजी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, हम वायुमंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वायुमंडल की जो सबसे हल्की गैसें होती हैं वो वायुमंडल पे पाई जाती हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो इसी बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। और जो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है वो इसी बाह्यमंडल में ही किया जाता है, किसी दूसरे ग्रह के बारे में पता करने के लिए, उसकी दूरी पता करने के लिए, किसी उल्का पिंड के बारे में पता करने के लिए। दोस्तों ये उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक उपग्रह होता है वो 700 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है, और एक उपग्रह होता है 3600 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर की दूरी तक भेजा जाता है। तो ये 2 प्रकार के उपग्रह भी होते हैं, और इन उपग्रहों को कहाँ प्रक्षेपित किया जाता है? बहिर्मंडल यानी कि बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर में किया जाता है। तो दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं। पहली चीज क्षोभ मंडल, जहां पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी घटनाएं, इसलिए इसको संवहन मंडल कहते हैं। और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका जो तापमान होता है वो घटता है कितना? 1-1 डिग्री सेल्सियस। हेलीकॉप्टर उड़ने की आदर्शम दशा कहाँ पाई जाती है? शोभ मंडल में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में इस शोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो बढ़ती है। दूसरे नंबर पे हम मध्य मंडल की चर्चा करते हैं। दोस्तों मध्य मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसको शांत मंडल के नाम से जाना जाता है। अगली चीज है वायुयान उड़ने की आदर्शतम दशा जो होती है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन पर इसी समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है? एक प्रश्न आपसे पूछा जाए तो तुरंत बताइएगा। समताप मंडल में कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक? तो 25 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली, पृथ्वी की तरफ आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती हैं। तीसरे नंबर पे मध्य मंडल है, मेसोस्फीयर, और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत अधिक गिर जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, इसलिए इसको सबसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है।
उसके बाद आयन मंडल है। आयन मंडल विस्तृत फैलाव के रूप में है, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक। और यहाँ पे आयनीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि पृथ्वी से जो तरंगे अंतरिक्ष की ओर भेजी जाती हैं वो ही आयमंडल से टकरा करके पृथ्वी पर वापस चली जाती हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो बाह्य मंडल है ये 640 किलोमीटर से लेकर के, एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, अनंत तक फैला हुआ है। यानी कि इसके बारे में वैज्ञानिक आज तक नहीं पता कर पाए कि ये कितने दूरी तक फैला हुआ है, इसलिए यहाँ अनंत लिख दिया गया है। और इसी वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी खतरनाक गैसें पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। और ये उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक छोटे उपग्रह जो कम दूरी तक जाते हैं, यानी 700 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक। दूसरे उपग्रह होते हैं जो 3600 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं और हमको अन्य ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों के बारे में बताने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ कहना हो तो कमेंट करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।